students, today we will discuss about relation between modulus of elasticity यानी विभिन्न प्रत्यास्थ नियतांकों में संबंध। मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और प्रत्यास्थ नियतांक जो है अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो प्रत्यास्थ नियतांक कहलाता है। अपन ने तीन प्रकार के प्रत्यास्थ नियतांक पढ़े हैं। यंग का प्रत्यास्थ गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक k और अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक ईटा। एक अपन ने अनुपात पढ़ा पवासो अनुपात। ये चार अपन ने प्रत्यास्थ नियतांक पढ़े। अपने पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर चार प्रकार के प्रत्यास्थ नियतांक है, y, k, ईटा और सिग्मा। यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, अपरूपण गुणांक और ये सिग्मा जो है वो पवासो अनुपात। अब इनमें आपस में रिलेशन पढ़ेंगे, कोई भी तीन में, जैसे y, k और ईटा में संबंध है, y, k और सिग्मा में संबंध है, k, ईटा और सिग्मा में रिलेशन है। तीन तीन का पेयर बना के अपन रिलेशन पढ़ेंगे। और एक रिलेशन जो है वो 5 मार्क्स के अंदर एग्जाम में 100% श्योर पूछता है। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो y, k व सिग्मा में संबंध। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में इसको पूछेगा यंग के प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक तथा पवासो अनुपात में संबंध। जैसे इसमें ईटा को छोड़ दिया ना, तो अब की बार जैसे सिग्मा को छोड़ देंगे, y, k, ईटा, सिग्मा में, ईटा में और k में संबंध पूछ लेगा। तो तीन तीन के पेयर बना के रिलेशन पूछता है, यानी संबंध व्युत्पन्न कीजिए, ऐसे आएगा। तो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन जो रेशियो है उसके अंदर अपने से रिलेशन पूछेगा। और कोई भी एक रिलेशन है वो हर बार एग्जाम के अंदर सी पार्ट में आता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, y, k व सिग्मा, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और पवासो अनुपात में संबंध। इसके लिए अपन क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं, जो घन लेते हैं। घन के जैसे 6 फलक होते हैं, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। एक अपन क्यूब लेते हैं, तो ये इस प्रकार का अपन को यहां एक क्यूब लेंगे। ये अपन ने लिया क्यूब। इसकी ये जो डायरेक्शन है ये है x डायरेक्शन, ये अपन इसको मान लेते हैं y डायरेक्शन और ये इसके अपन मान लेते हैं z डायरेक्शन। 3D के अंदर डायग्राम है तो थोड़ा सा बेसिक है, वो भी इसमें अच्छा होना चाहिए। इसका ओरिजिन पॉइंट है और इसको अपन नाम दे देते हैं A, B, C, D और इसको ओ न देके अपन जैसे बात करते हैं A, B, C, D, G, H, I और J। और घन के प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो अपन कितने मान लें, 1 सेंटीमीटर। और सभी भुजाओं को अपने दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि माना A, B, C, D, E, A, B, C, D, G, H, I, J एक घन है। A, B, C, D, G, H, I, J ये क्या है, एक अपने पास कोई घन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एकांक है। लेट A, B, C, D, G, H, I, J ए क्यूब, और जिसकी अवरी जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो यूनिट है, यानी 1-1 सेंटीमीटर की। अब अपन बात करते हैं कि इस घन के जो 6 फलक है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं के, सामने के और पीछे के, ऐसे जो क्यूब है वो अपने माइंड में आप बनाओगे और इस क्यूब की प्रत्येक फलक के ऊपर एक बल काम करता है और बाहर की साइड करता है।
क्योंकि जो इस यूनिट में अपन जो क्यूब ले रहे हैं वो तो 100% क्या होगा, प्रत्यास्थ होगा, क्योंकि प्रत्यास्थ चीजों का अपन अध्ययन करते हैं, इलास्टिसिटी का। तो इस घन के प्रत्येक भुजा फलक के ऊपर एक बल काम कर रहा है। जैसे एक्स दिशा में एक फोर्स काम कर रहा है बाहर की ओर, जैसे अपन खींच रहे हैं इसको, ऐसे ही इस फलक के ऊपर की ओर एक बल काम करता है। यानी प्रत्येक फलक के ऊपर एक बल है एफ जो कार्य करता है। 3-4 के ऊपर मैं दिखा देता हूं, बाकी 6 के 6 फलक के ऊपर बल काम करता है, बाहर की ओर करता है। इस घन के प्रत्येक फलक पर एक बल बाहर की ओर कार्य करता है। देखो रटने का नहीं है, एग्जाम में 100% श्योर 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछता है। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिया, घन लिया जिसका नाम है ABCDGHIJ। प्रत्येक भुजा की लंबाई एकांक है। अपन जानते हैं कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो एकांक का मतलब यूनिट है, यानी 1 है। और इस घन के प्रत्येक फलक पर एक बल बाहर की ओर कार्य करता है। एक बल है जिसको अपन F लिख देते हैं, यानी एक बल F बाहर की ओर कार्य करता है। अगर इसके ऊपर अपन बल लगाएंगे तो ये जो क्यूब है ये है प्रत्यास्थ, तो इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे बल अगर x दिशा में लगेगा तो x दिशा में लंबाई में वृद्धि होगी, y दिशा में भी लंबाई में वृद्धि होगी। जिस साइड अपन इसके ऊपर बल लगाएंगे बाहर की ओर, अंदर की तरफ लगाएंगे तो संकुचित होगा, यानी सिकुड़ेगा ये, इसकी लेंथ कम होगी। लेकिन अपन बाहर की तरफ लगा रहे हैं तो रबड़ को बाहर की तरफ आप खींचोगे तो उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होती है, उसको अपन अनुदैर्घ्य विकृति भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि बल लगने से पहले घन का आयतन कितना है। यानी सबसे पहले अपन बात करें कि बल लगने से पूर्व घन का आयतन, और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 1 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है, 1 है सभी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी है वो 1 है। तो घन का जो आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसके ऊपर अपन चेक करेंगे कि घन के ऊपर अपन ने लगाया बल और इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि घन का जो प्रतिबल होगा वो कितना होगा, यानी घन में अभिलंब प्रतिबल कितना होगा। क्योंकि आप बल लगा रहे हो तो इसमें आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आयतन में परिवर्तन होगा तो अभिलंब प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले देखते हैं घन का अभिलंब प्रतिबल। घन का अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस। अब प्रतिबल क्या होता है, विकृति बटा या बल बटा एकांक क्षेत्रफल। दुनिया की कोई भी प्रतिबल हो F/E होता है, दिस इज F/E। और A क्या है, घन का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको अपन कुछ यूं भी लिख सकते हैं, F/ क्षेत्रफल को लिखे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1, क्योंकि एकांक आयतन का, एकांक लंबाई का अपन लिया है। तो ये क्या हो गया, F/1 हो गया। तो घन का प्रतिबल वो क्या हो गया, F ही मानो, क्योंकि नीचे वाले 1 का कोई महत्व नहीं। अब देखो, अगर इस घन को एक निश्चित दिशा में अपन खींचे, यानी बल लगाए, सभी बल नहीं देखने आपको, कोई भी एक फोर्स है वो अपने माइंड में लेके आइए। मान लो कि x दिशा, यानी इस फलक के ऊपर बात कर रहे हैं, x दिशा के अनुदिश इसके ऊपर जो बल लग रहा है, तो x दिशा में तो क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि प्रत्यास्थ है ये बॉक्स। तो
एक्स दिशा में इसके ऊपर बल लगाए हुए तो एक्स दिशा में इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। लेकिन पवासो ने क्या बताया था, अगर किसी वस्तु को लंबाई के अनुदिश खींचे तो उसकी मोटाई कम होगी। एक्स दिशा में अगर इसको अपन एफ बल लगाकर खींचते हैं तो एक्स दिशा में यानी लंबाई में तो घन की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो कम होगी। एक ऊपर वाला फलक, एक नीचे वाला फलक, दोनों क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। आप दिमाग में लेके आइए कि घन के एक साइड को आप खींच रहे हो तो ऊपर और नीचे वाले दोनों फलक है क्या होंगे, संकुचित होंगे यानी सिकुड़ेंगे, क्योंकि मोटाई कम होगी। तो दो प्रकार की विकृति उत्पन्न होगी। लंबाई के अनुदिश होती है अनुदैर्घ्य विकृति, मोटाई कम होती है तो मोटाई के अनुदिश होती है पार्श्व विकृति। तो दो प्रकार की विकृतियां क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। अब अपन बात कर लेते हैं किसी निश्चित दिशा, अब वो आपको चूज करनी कौन सी दिशा कर रहे हो, एक्स वाई या जेड। किसी निश्चित दिशा में बल लगने पर घन की लंबाई में वृद्धि होती है। और लंबाई के अनुदिश जो विकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति, जिसको अल्फा से लिखते हैं। मान लो कि एक्स दिशा में अपन ने बल लगाया तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। यदि एकांक लंबाई में वृद्धि अल्फा हो तब बल एफ के कारण घन की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, एकांक लंबाई में अगर वृद्धि अल्फा हो रही है और बल कितना लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, अल्फा इंटू एफ होगी। ठीक है। अगर एक पेन 5 रुपए का है, 5 पेन का मूल्य 5 इंटू 5, एकांक लंबाई में वृद्धि अगर अल्फा हो रही है तो कितना बल लगा रहे हैं, इसके ऊपर अपन एफ लगा रहे हैं, तो उसकी लंबाई में कुल वृद्धि कितनी होगी, अल्फा इंटू एफ होगी। यदि एकांक लंबाई में वृद्धि अल्फा है तो बल एफ के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, अल्फा एफ होगी। तो इसके एक्स दिशा की बात करें तो एक्स दिशा में इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, अल्फा इंटू एफ होगी। अब देखो, अगर लंबाई में तो वृद्धि होगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पवासो ने क्या बताया था कि अगर इसकी लंबाई में वृद्धि करेंगे तो दोनों फलक सिकुड़ेंगे, यानी एक्स दिशा में खींचोगे तो वाई और जेड दिशा के अनुदिश इसमें क्या होगी, संकुचित होगा ये बॉक्स, क्योंकि लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन मोटाई कम होगी। तो बल के लंबवत दिशा में, जैसे एक्स दिशा में लगाया, लंबवत कौन हो गया, वाई और जेड। बल के लंबवत दिशा में घन क्या होगा, संकुचित होगा, सिकुड़ेगा। एक साइड तो बढ़ेगा तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक क्या होगी, मोटाई कम होगी। दिशा में घन संकुचित होगा, अर्थात कौन सी विकृति उत्पन्न होगी, लंबाई के अनुदिश होती है कौन सी, अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है। और मोटाई के अनुदिश पार्श्व विकृति, अर्थात घन में कौन सी विकृति आएगी, घन में पार्श्व विकृति उत्पन्न होती है। घन में कौन सी विकृति उत्पन्न होगी, पार्श्व विकृति उत्पन्न होगी। और कितनी होगी ये मान लें कि एकांक लंबाई में पार्श्व विकृति बीटा है, तो बल एफ लगाने से पार्श्व विकृति बीटा इंटू एफ। यदि एकांक लंबाई में
पार्श्व विकृति बीटा हो तब लंबवत दिशा में, लंबाई के लंबवत दिशा में कुल पार्श्व विकृति कितना होगा, बीटा इंटू एफ। क्योंकि एकांक लंबाई में पार्श्व विकृति कितनी हो रही है, बीटा हो रही है, तो एफ बल लगाने से पार्श्व विकृति कितनी होगी, बीटा इंटू एफ होगी। अब एक ही दिशा में घन को अपन ने खींचा तो लंबाई में वृद्धि तो एक ही दिशा में होगी, लेकिन दो दिशाओं में घन के बॉक्स में क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि जिस साइड में आप खींच रहे हो घन को आप दिमाग में लेके आओ, एक फलक आप खींचोगे तो दोनों फलक यानी पास पास आएंगे, यानी घन के अंदर जो विकृति उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, पार्श्व विकृति भी होगी। लेकिन पार्श्व विकृति दो दिशाओं में आएगी और अनुदैर्घ्य विकृति केवल एक दिशा में उत्पन्न होगी। ठीक है, ये इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साथ साथ में लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है, और जो भी समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी फिजिक्स के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रत्यास्थ नियतांकों में संबंध का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। इसके आगे देखिए, इतना आप समझ गए कि एक दिशा में वृद्धि होगी तो दो दिशाओं में कमी होगी, यानी एक ही दिशा के अनुदिश होती है अनुदैर्घ्य विकृति, दो दिशाओं के अनुदिश कौन सी होगी, पार्श्व विकृति होगी। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं, देखो यानी घन को x दिशा में अपन ने खींचा तो x दिशा में घन की लंबाई देखते हैं, x दिशा के अनुदिश, x दिशा के अनुदिश घन की लंबाई Lx, घन की लंबाई x दिशा में कितनी मानते हैं, Lx। पहले इसकी लंबाई कितनी थी बल लगाने से पहले, 1, क्योंकि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 1-1 सेंटीमीटर है। जैसे ही बल लगाया तो बल F के कारण अनुदैर्घ्य विकृति कितनी उत्पन्न हुई, लंबाई में वृद्धि हो गई, तो उसको लंबाई में ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसकी लंबाई है L, प्रत्यास्थ इसको खींचोगे तो लंबाई में वृद्धि होगी, तो अब लंबाई कितनी हो गई, इसकी L लंबाई में ऐड होगी जितनी वृद्धि हुई है, तो अनुदैर्घ्य विकृति ऐड होगी, लेकिन मोटाई कम होगी। कम होगी इसका मतलब घटेगी, लेकिन मोटाई 2 बार कम होगी, क्योंकि इसकी लंबवत दिशा में, क्योंकि घन के दोनों फलक पास पास आएंगे, तो बीटा एफ एक दिशा में कमी होती है। पार्श्व विकृति कितनी कमी हो रही है, एक दिशा में बीटा एफ, तो दूसरी दिशा में भी कितनी होगी, बीटा एफ। तो फाइनली कितना आएगा ये, 1 प्लस अल्फा एफ, और ये हो गया -2 बीटा एफ, क्योंकि 1 प्लस अल्फा एफ बीटा एफ और बीटा एफ -2 बीटा एफ, ये दोनों देखो घटेंगे, क्योंकि दो दिशाओं में क्या हो रही है, कमी हो रही है। वृद्धि केवल एक बार हो रही है तो वृद्धि को एक बार ऐड करोगे, कमी 2 बार हो रही है तो दो दिशाओं में 2 बार आप माइनस करोगे। तो फाइनली वी गेट 1 प्लस एफ, दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, अल्फा -2 बीटा। ये तो एक्स दिशा में। सिमिलरली वाई दिशा में क्या लिखोगे, 1 प्लस एफ, सेम आएगा अल्फा -2 बीटा, और सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी क्या आएगा, 1 प्लस एफ अल्फा -2 बीटा। किसी भी डायरेक्शन में आप करके देख सकते हो, सभी के अंदर सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो घन की जो लंबाई है Lx, Ly, Lz सभी बराबर होंगे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अनुदिश अपन निकल लेंगे। अब घन का आयतन अपन निकालते हैं। अब घन में क्या होगी, विकृति उत्पन्न होगी, तो उसको बोलेंगे विकृत घन। अतः विकृत घन का
आयतन। घन का आयतन कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी LX इंटू LY इंटू LZ। LX, LY और LZ तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों को अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों की वैल्यू अपने पास क्या है? देखो यहां कर लेते हैं। LX, LY, LZ तीनों की वैल्यू सेम है, तो इसका क्यूब हो जाएगा, यानी ये हो गया 1 प्लस F अल्फा माइनस 2 बीटा, और पूरे का क्या हो गया? क्यूब हो गया। क्योंकि 3 बार लिखोगे आप ये, तो इसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं, डायग्राम को अब जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको अपन आगे कर लेते हैं। तो विकृत घन का आयतन देखो, एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो उसको अपन लिखते हैं 1 प्लस nx प्लस डॉट, और किससे लिखते हैं? बाइनोमियल थ्योरम, यानी द्विपद प्रसार से। बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n का पढ़ते। 1 प्लस ये पूरा x मान लेते हैं अपन, n की जगह कितना है? 3। तो विकृत घन का आयतन v डैश मान ले। पहले एक आयतन निकाल चुके हैं अपन, बल लगने से पूर्व घन का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 1 1 1 था, तो तीनों का 1 सेंटीमीटर क्यूब आया था, वो v मान लेंगे, इसको मान ले v डैश। तो v डैश बराबर 1 प्लस n की जगह कितना है? 3, और x की जगह कितना? ये पूरा है, f इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, 1 की जगह 1 है, n की जगह अपने पास 3 है, और x की जगह अपने पास ये है f इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा। तो ये है विकृत घन का आयतन। अब आयतन में क्या देखेंगे? परिवर्तन कितना चेंज हुआ बल लगने से। पहले v था, v डैश है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन लिखा था। अतः घन के आयतन में परिवर्तन, घन के आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन को लिख देते हैं डेल वी से, और डेल वी क्या आएगा? v माइनस वी डैश, या इसको आप v डैश माइनस वी भी लिख सकते हो, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हुई है इसकी, तो v डैश माइनस वी लिख देते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डेल v इक्वल्स टू वी डैश कितना अपने पास? 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा, और v कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब था, 1 इंटू 1 इंटू 1 से 1 कैंसिल, तो डेल v इक्वल्स टू 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। यह आ गया आयतन में परिवर्तन। अगर आयतन में परिवर्तन अपने पास आ गया, तो अब अपन प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक कौन सा निकलेगा? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? आयतन में देखो प्रतिबल बटा विकृति होती है, और यहां पर विकृति कौन सी उत्पन्न होगी? प्रतिबल अपन पहले निकाल चुके हैं, विकृति कौन सी उत्पन्न होगी? आयतन विकृति। तो सबसे पहले आयतन विकृति अपन चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? यहां कर देता हूं मैं आयतन विकृति, क्योंकि अपने को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k की वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू निकालोगे आप आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटा अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो आयतन विकृति की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल देता हूं, आयतन विकृति। और विकृति क्या होती है? आनुपातिक परिवर्तन, यानी अपन लिख सकते हैं आयतन में परिवर्तन और बटा प्रारंभिक आयतन। तो आयतन विकृति कितनी आ जाएगी? आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन यानी डेल वी, आयतन में परिवर्तन हुआ 3f इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा, और अपन में प्रारंभिक आयतन कितना था? 1, जो अपन ने निकाला था 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया अपने पास आयतन विकृति। और आयतन विकृति के बाद में अपन निकाले आयतन प्रत्यास्थता गुणांक।
अतः आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। चलो फॉर्मूला लिखते हैं इसका। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटा विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल कौन सा आएगा? अभिलंब प्रतिबल, जो अपन पढ़ चुके हैं, अभिलंब प्रतिबल और अपोन में विकृति, आयतन विकृति, आयतन विकृति। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को अपने किसे लिखते हैं? के से लिखते हैं। तो ये अपने पास हो गया के। अभिलंब प्रतिबल एफ अपॉन ए निकाला था, ए की वैल्यू 1 आई थी क्योंकि ए एरिया था, लंबाई गुणा चौड़ाई 1 था। तो ये एफ अपॉन, देखो अभिलंब प्रतिबल अपन निकाल चुके हैं, अपन ने मैंने मिटा दिया है, इससे पहले निकाल चुके हैं। अपॉन में आयतन विकृति, आयतन विकृति ये निकाली अपन ने 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। एक बार आप रिवाइज कर लो, इसको चेक करो। k इक्वल्स टू प्रतिबल बटा विकृति, और प्रतिबल जो है वो अभिलंब प्रतिबल है जो f अपॉन ए होता है, और f अपॉन ए एरिया था तो घन का एरिया निकालोगे तो 1 इंटू 1, क्योंकि इसकी प्रत्येक साइड है वो 1 1 है। f से f कैंसिल हो गया, देन वी गेट k इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, f से f क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां का अल्फा कॉमन ले रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, अल्फा बाहर ले लें अपन, तो यहां क्या आएगा 1 माइनस ये कितना आएगा 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अल्फा अपन ने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अब देखो यहां मैं कुछ डिनोट कर देता हूं। देखो हेयर 1 बटा अल्फा पवास, जो 1 बटा अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात यंग के प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है y। ठीक है, ये क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और यहां पर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात पवास अनुपात है, एंड बीटा अपॉन अल्फा को क्या लेते हैं? सिग्मा। और सिग्मा कौन सा अनुपात होता है? पवासो अनुपात। ये भी अपन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे। देखो ये वैल्यू दोनों अपन पुट करेंगे तो आता है k इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा को y लिखोगे, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक y होता है 1 अपॉन अल्फा, ध्यान रखना। 3 1 अपॉन अल्फा को अपन ने y लिख दिया, 1 माइनस 2 बीटा अपॉन अल्फा पार्श्व अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति पवासो अनुपात सिग्मा। ये हो गया सिग्मा। या फिर इसको अपन क्या लिखते हैं? y बराबर, ये भाग में गुणा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, ये रिलेशन है। किस किस में रिलेशन है? y, k और सिग्मा। दिस रिलेशन इन यंग मॉडुलस यानी y, बल्क मॉडुलस यानी k, एंड पॉइजन रेशियो सिग्मा। यानी यह संबंध यंग के प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पवास अनुपात में संबंध को व्यक्त करता है। ये था अपना y, k और सिग्मा में संबंध। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे, और ये अगर इसके बाद में ही देखो इसकी जरूरत पड़ेगी प्रत्येक रिलेशन के अंदर। आगे के 3 रिलेशन और करेंगे अपन, जैसे y, k और ईटा में करेंगे, y,
और ईटा और सिग्मा में करेंगे। ऐसे करके अपन 4 रिलेशन पढ़ेंगे। 4 रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे कंपटीशन के लिए, y इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, उसको अपन दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे।